कंपाउंड आईएएस लर्निंग के 6 अप्रैल 2026 के इस डेली करंट अफेयर्स मास्टर बोजियर के हमारे इस गहन विश्लेषण में हम ठीक यही करने वाले हैं। इस चर्चा का जो हमारा मुख्य मिशन है वो यूपीएससी सिविल सेवा के उम्मीदवारों के लिए जीएस पेपर 1, 2 और 3 से जुड़े उन भारी भरकम टॉपिक्स को डिकोड करना है जो पहली नज़र में बहुत डरावने लगते हैं। जी, और हम सिर्फ ये नहीं जानेंगे कि क्या हुआ है, बल्कि ये क्यों और कैसे काम करता है इस पर फोकस करेंगे, ताकि जो उम्मीदवार तैयारी कर रहे हैं उनकी प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए एक बहुत ही मजबूत कॉन्सेप्चुअल पकड़ बन सके। बिल्कुल। तो चलिए इसे विस्तार से समझते हैं और सबसे पहले हम इस बिगर पिक्चर के पहले हिस्से को डिकोड करते हैं जो सीधे तौर पर भारत में ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से जुड़ा है। मतलब जन विश्वास संशोधन बिल 2026 जो एक बहुत बड़ा कदम है। हाँ। अच्छा, जन विश्वास बिल, देखिए इसका जो मूल सिद्धांत है वो है अनुपालन को अपराध की श्रेणी से बाहर करना, जिसे हम डीक्रिमिनलाइजिंग कंप्लायंस कहते हैं। अच्छा, तो जमीनी स्तर पर इसका क्या मतलब हुआ? जमीनी स्तर पर इसके 4 मुख्य स्तंभ हैं। पहला है सजा से पहले चेतावनी देना, दूसरा अपराध की गंभीरता के आधार पर प्रोपोर्शनेट पेनल्टी या अनुपातिक दंड तय करना, तीसरा है अदालतों के बजाय जो समर्पित अधिकारी हैं उनके द्वारा मामलों का तुरंत समाधान करना, और चौथा डायनामिक पेनल्टी, जहां जुर्माने की राशि समय समय पर बदलती रहती है। एक मिनट, ये इसके पीछे का जो मैकेनिज्म है ना वो थोड़ा और समझना है मुझे। बिल्कुल, देखिए ऐतिहासिक रूप से हमारे कानून इस तरह से डिजाइन किए गए थे कि अगर आपसे कोई छोटी सी प्रक्रियात्मक गलती भी हो गई तो सीधा क्रिमिनल केस दर्ज हो जाता था। ओहो, मतलब अगर किसी व्यापारी से हाँ, मान लीजिए कोई छोटा व्यापारी कोई फॉर्म भरना भूल गया तो उसे सीधे जेल की सजा का प्रावधान था। अब इसका नतीजा क्या हुआ? हमारी अदालतों पर लाखों लंबित मामलों का बोझ आ गया। राइट। अब जन विश्वास बिल ने जैसे मोटर वाहन अधिनियम में बदलाव किया, अब लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए सीधे जुर्माना लगाने के बजाय 30 दिन का एक ग्रेस पीरियड दिया जाता है। अच्छा, ये तो बहुत सही चीज है। और रेलवे अधिनियम में अगर कोई यात्री अपनी रिजर्व्ड बर्थ देने से मना करता है तो उसे अपराधी मानकर सीधे जेल भेजने के बजाय 1000 रुपए का नागरिक जुर्माना मतलब सिविल पेनल्टी लगाई जाएगी। मतलब अगर मैं इसे फुटबॉल के खेल से जोड़ के देखूं तो ये ऐसा है कि किसी खिलाड़ी को एक छोटे से फाउल के लिए सीधे रेड कार्ड दिखाकर मैदान से बाहर निकालने के बजाय आप उसे येलो कार्ड दे रहे हैं, है ना? बिल्कुल एकदम सटीक एनालॉजी है ये। इससे खेल भी चलता रहेगा और नियम भी बने रहेंगे। लेकिन मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है। जी बताइए। क्या हर छोटी गलती पर सिर्फ जुर्माना लगाकर छोड़ देने से लोगों के मन में कानून का डर खत्म नहीं हो जाएगा? मतलब क्या इससे नियम तोड़ने की एक आदत नहीं बन जाएगी? देखिए, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जन विश्वास बिल का लक्ष्य अपराधों को बढ़ावा देना बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये जस्टिस डिलीवरी सिस्टम के संसाधनों को सही जगह पर फोकस कर रहा है। मतलब गंभीर अपराधों पर? बिल्कुल। जब हम छोटी मोटी गलतियों को हत्या या भ्रष्टाचार जैसे गंभीर मामलों के साथ खड़ा कर देते हैं तो उन गंभीर मामलों की सुनवाई में सालों लग जाते हैं। लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट या टी एक्ट में एमएसएमई को सीधे सजा देने के बजाय अब सुधार के लिए नोटिस दिए जाएंगे। राइट। इससे जो संस्थागत उत्पीड़न होता था वो कम होता है। कानून का अल्टीमेट गोल व्यवस्था को सुधारना होना चाहिए, न कि देश के हर नागरिक को अपराधी मान लेना। ये बहुत ही बढ़िया पॉइंट है। व्यवस्था का लचीलापन ही असल सुशासन है। खैर, अब कानूनों को आम जनता के लिए आसान बनाने की इस बात से हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जी। जब राज्य नियम बनाता है जी, तो वो समाज के हर वर्ग को एक समान रूप से प्रभावित नहीं करता। हाशिए पर रहने वाले जो समुदाय हैं उनके लिए कानून अक्सर एक दोधारी तलवार बन जाते हैं। हाँ, ट्रांसजेंडर अधिकारों का जो मुद्दा है वो इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। बिल्कुल। 2014 के ऐतिहासिक नालसा जजमेंट और 2026 के जो नए संशोधन अधिनियम हैं उनके बीच जो टकराव है वो बहुत ही जटिल है। ये जो टकराव है ना, ये न्यायिक आदर्शवाद और विधायी सख्ती के बीच का अंतर बहुत स्पष्ट रूप से दिखाता है। 2014 का नालसा जजमेंट पूरी तरह से अधिकारों पर बेस था। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 19 के तहत सेल्फ आइडेंटिफिकेशन यानी आत्म पहचान के अधिकार को मान्यता दी थी। मतलब कोई भी व्यक्ति खुद तय कर सकता है। हाँ,
अदालत का तर्क यही था कि किसी व्यक्ति का जेंडर क्या होगा ये तय करने के लिए राज्य या किसी मेडिकल बोर्ड की मोहर की जरूरत नहीं है। व्यक्ति का अपने शरीर पर पूरा अधिकार है। वाह, ये तो बहुत ही प्रोग्रेसिव था। लेकिन 2026 का जो एक्ट है वो तो इसके बिल्कुल उल्टी दिशा में जाता दिख रहा है ना? क्योंकि इस नए एक्ट में जेंडर बदलने के लिए एक मेडिकल बोर्ड का सर्टिफिकेशन अनिवार्य कर दिया गया है। जी, और जिला मजिस्ट्रेट की मंजूरी भी लेनी होगी। राइट। और अब तो सर्जरी को भी अनिवार्य कर दिया गया है। और मैंने पढ़ा कि ट्रांस मैन और ट्रांस वुमन जैसी परिभाषाओं को भी हटा दिया गया है। तो क्या 2014 की जो प्रगतिशीलता थी उसे 2026 का कानून वापस पीछे धकेल रहा है? देखिए, इस मुद्दे पर दोनों पक्षों के तर्क समझना बहुत जरूरी है, बिना किसी बायस के। विधायिका का तर्क ये है कि कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने के लिए और प्रशासनिक स्पष्टता के लिए एक तय प्रक्रिया का होना जरूरी है, ताकि मिसयूज ना हो। राइट। ओमिसिव डिस्क्रिमिनेशन कहा गया। ओमिसिव डिस्क्रिमिनेशन, इस शब्द से ऐसा लगता है कि राज्य कुछ करके नहीं बल्कि कुछ न करके या कोई चूक करके भेदभाव कर रहा है। मतलब कानून तो बना दिया लेकिन उसे लागू करना इतना मुश्किल कर दिया कि वो बस कागज पर ही रह जाए। आपने एकदम सही पकड़ा। ओमिसिव डिस्क्रिमिनेशन राज्य की उसी विफलता को कहते हैं जिससे कानून डेड लेटर बन जाते हैं। अब मान लीजिए एक कानून ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को अधिकार देता है, हाँ, लेकिन साथ ही ये शर्त लगा देता है कि उन्हें कई डॉक्टरों वाले एक मेडिकल बोर्ड से सर्टिफिकेट लाना होगा। अब जमीनी हकीकत यह है कि दूर दराज के जिलों में ऐसे मेडिकल बोर्ड मौजूद ही नहीं है। ओहो, तो सर्टिफिकेट लाएंगे कहाँ से? बिल्कुल। तो ऐसे में राज्य ने जानबूझकर कोई सीधा भेदभाव नहीं किया, लेकिन उसकी प्रक्रियागत जटिलताओं ने उस अधिकार को असंभव बना दिया। यही चूक या ओमिशन से होने वाला भेदभाव है। ये तो बहुत ही आंखें खोलने वाला पॉइंट है। कानून का सिर्फ कागज पर होना काफी नहीं है, उसका लागू होना भी उतना ही जरूरी है। बिल्कुल। और जब हम प्रतिनिधित्व और अधिकारों की बात कर ही रहे हैं जी, तो महिला आरक्षण और परिसीमन की जो संवैधानिक बाधा है उस पर आना बहुत प्रासंगिक है। जी, 106 संशोधन अधिनियम 2023 जिसमें 1/3 महिला आरक्षण की बात है, वो यकीनन एक ऐतिहासिक कदम है। लेकिन इसे हम अभी तुरंत लागू नहीं कर सकते ना, इसके रास्ते में एक कॉन्स्टिट्यूशनल लॉक लगा हुआ है। हाँ, और ये लॉक बहुत ही तकनीकी है। आरक्षण लागू करने की पूर्व शर्त ये है कि 2026 के बाद होने वाली पहली जनगणना पूरी हो। अच्छा। और उस जनगणना के आधार पर नए निर्वाचन क्षेत्रों का गठन यानी परिसीमन या डिलिमिटेशन किया जाए। और ये पूरी प्रक्रिया हमारे संविधान के अनुच्छेद 81, 82 और 170 क्लॉज 3 से बंधी हुई है, जो लोकसभा और विधानसभाओं में सीटों के आवंटन को फ्रीज करते हैं। राइट। एकदम सही। मतलब ये तो ऐसा हो गया जैसे आप डिनर टेबल पर मेहमानों के लिए कुर्सियां रिजर्व कर रहे हैं, लेकिन आपको यही नहीं पता कि वो टेबल असल में कितनी बड़ी होने वाली है या उस पर कितने लोग बैठने वाले हैं। हाँ, ये एनालॉजी यहाँ बिल्कुल फिट बैठती है। जब तक टेबल का साइज तय नहीं होगा आप कुर्सियां कैसे रिजर्व करेंगे? और देखिए, ये सिर्फ महिलाओं के आरक्षण का मुद्दा नहीं है। तो और क्या जुड़ा है इससे? ये भारत के फेडरलिज्म या संघीय ढांचे के मूल से जुड़ा हुआ है। सीटों को फ्रीज इसलिए किया गया था ताकि दक्षिणी राज्यों को नुकसान ना हो। हाँ, क्योंकि उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण बहुत अच्छे से किया था। बिल्कुल। जबकि उत्तरी राज्यों की जनसंख्या तेजी से बढ़ी। अगर आज जनसंख्या के आधार पर परिसीमन होता है तो संसद में उत्तर भारत की सीटें बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी और दक्षिण की राजनीतिक आवाज कमजोर हो सकती है। ये तो बहुत बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन सकता है। और इसके साथ परिसीमन आयोग के सामने एक और चुनौती होगी। महिलाओं का कोटा तय करने से पहले उन्हें एससी और एसटी की आरक्षित सीटों को भी नए सिरे से समान रूप से बांटना होगा। वाह, ये तो एक बहुत ही जटिल गणितीय और राजनीतिक पहेली है। बिल्कुल। खैर, प्रतिनिधित्व के इस पूरे ढांचे से निकलकर अब हम सीधे शीर्ष कार्यकारी सत्ता पर आते हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय और उसकी जवाबदेही की जो बहस है वो डोजियर के इस हिस्से में बहुत दिलचस्प तरीके से कवर की गई है। हाँ, भारत में प्रधानमंत्री के लिए कोई संवैधानिक टर्म लिमिट या कार्यकाल की सीमा नहीं है। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। हाँ, और 10वीं अनुसूची जिसे हम 52वें संशोधन या दल बदल विरोधी कानून के रूप में जानते हैं, उसने तो हमारे लोकतंत्र में शक्ति का पूरा संतुलन ही बदल कर रख दिया है। देखिए,
10वीं अनुसूची का मूल उद्देश्य तो वो आयाराम गयाराम वाली राजनीति को रोकना था। जी लेकिन इसका एक अनपेक्षित परिणाम ये हुआ जी। कि अब सांसदों को अपनी पार्टी के विप के अनुसार ही वोट करना पड़ता है। वरना उनकी सदस्यता चली जाएगी। बिल्कुल। और इसका सीधा असर नो कॉन्फिडेंस मोशन यानी अविश्वास प्रस्तावों पर पड़ा है। अगर सरकार के पास पूर्ण बहुमत है तो अविश्वास प्रस्ताव सिर्फ एक फॉर्मेलिटी बनकर रह जाता है। क्योंकि सत्ताधारी पार्टी का कोई भी सांसद पार्टी लाइन के खिलाफ जा ही नहीं सकता। एकदम सही। और यहीं पर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का दृष्टिकोण याद आता है। उन्होंने संविधान सभा में 5 साल में होने वाले आवधिक चुनावों की तुलना में दैनिक जवाबदेही को ज्यादा प्राथमिकता दी थी। दैनिक जवाबदेही मतलब रोजाना संसद में सरकार से सवाल पूछना। हाँ, प्रश्नकाल, शून्यकाल और स्थगन प्रस्तावों के माध्यम से उनका मानना था कि सरकार को हर दिन जनता के प्रति जवाबदेह होना चाहिए। आज जब हम अविश्वास प्रस्तावों को दल बदल नियमों से छूट देने या प्रधानमंत्री के कार्यकाल को सीमित करने पर चर्चा करते हैं तो एक बहुत ही जटिल वैचारिक उलझन सामने आती है। पर एक बात बताइए, अगर जनता किसी नेता के काम से खुश है और उन्हें बार बार भारी बहुमत से चुन रही है तो संवैधानिक सीमा लगाकर उनके इस लोकतांत्रिक अधिकार को क्यों रोका जाए? ये बहुत ही वैलिड सवाल है। ये दरअसल स्वायत्तता और जवाबदेही के बीच का द्वंद्व है। चुनाव जीतना लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन लोकतंत्र सिर्फ बहुमत का शासन नहीं है ना? हाँ, चेक एंड बैलेंस भी जरूरी है। बिल्कुल। ये संस्थागत संतुलन के बारे में है। जब दल बदल कानून की वजह से सरकार इतनी ताकतवर हो जाए कि संसद उससे कठिन सवाल ही ना पूछ सके, तो अंबेडकर का दैनिक जवाबदेही का सिद्धांत कमजोर पड़ने लगता है। राइट। कार्यकाल सीमित करने का विचार इसलिए आता है ताकि किसी एक व्यक्ति या संस्था में सत्ता का बहुत ज्यादा केंद्रीकरण ना हो, फिर चाहे वो सत्ता कितनी भी लोकप्रिय क्यों ना हो। मतलब ये बहुमत की इच्छा और व्यवस्था के संतुलन के बीच का एक बहुत बारीक धागा है। एकदम सही। और जब संस्थागत जवाबदेही कमजोर होती है ना, तो उसका सबसे भयानक रूप हमें जमीन पर दिखता है। डोजियर में जो डिजिटल विजिलेंटिज्म और नासिक पैटर्न का जिक्र है, वो बहुत डिस्टर्बिंग है। हाँ, नासिक पैटर्न, जहाँ पुलिस वायरल रील्स बनाने के लिए आरोपियों का जुलूस निकालती है, उनसे नारे लगवाती है कि नासिक जिला कायदे का किला है वगैरह। ये तो सीधे सीधे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ यानी कानून की सम्यक प्रक्रिया का उल्लंघन है। मतलब ये तो बस एक तमाशा या स्पेक्टिकल है। 30.7% है। बाप रे। और चोट पहुंचाने के मामलों में 36.2% और दंगों में तो मात्र 17.4%। इसका मतलब कि ज्यादातर मामलों में पुलिस अदालत में सबूत ही पेश नहीं कर पा रही है। बिल्कुल। लेकिन देखिए, अगर मैं एक आम नागरिक के नजरिए से सोचूं जो अदालतों के चक्कर काट काट कर परेशान हो चुका है, तो क्या इस तरह का जो सार्वजनिक अपमान होता है वो लंबी अदालती प्रक्रिया से ज्यादा तेजी से अपराधियों में खौफ पैदा नहीं करता? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उठाता है, लेकिन इस धारणा को हमें सख्ती से खारिज करना होगा। क्यों? क्योंकि हमें लॉ यानी कानून और जस्टिस यानी न्याय के बीच का बुनियादी अंतर समझना होगा। खौफ पैदा करना न्याय नहीं है। अगर पुलिस विभाग में 20% से ज्यादा रिक्तियां हैं, उनके पास फोरेंसिक एक्सपर्ट्स नहीं हैं, तो वो अपराध की गहराई से जांच करने के बजाय इस तरह के सार्वजनिक अपमान का शॉर्टकट अपनाते हैं। ये तो अपनी नाकामी छुपाने वाली बात हो गई। हाँ, विश्वसनीयता त्वरित जांच और निष्पक्ष सुनवाई से बनती है, तमाशे से नहीं। जब रक्षक ही खुद को जज समझने लगे तो ये सिस्टम के फेल होने का सबसे बड़ा सबूत है। बिल्कुल। सजा देने वाले इन मॉडल की भी एक सीमा होती है, और इससे ये साफ होता है कि हमें समाज के सबसे कमजोर वर्ग के लिए एक अधिक कराहपूर्ण या कंपैशनेट गवर्नेंस मॉडल की कितनी जरूरत है। जी, और खासकर तब जब हम भारत के डेमोग्राफिक शिफ्ट यानी जनसांख्यिकीय बदलाव को देखते हैं। हाँ, डोजियर के आंकड़े बताते हैं कि 2022 में भारत की बुजुर्ग आबादी 149 मिलियन थी, जो 2050 में बढ़कर 347 मिलियन हो जाएगी। ये बहुत बड़ा नंबर है। और हम इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं दिख रहे हैं। हमारा जो वर्तमान मॉडल है वो नकद पर आधारित है। बस पेंशन दे दो या खाद्य सुरक्षा दे दो। और समस्या यही है, ये नकद मॉडल बुजुर्गों के अकेलेपन, उनकी क्रॉनिक बीमारियां या उनकी इमोबिलिटी यानी चलने फिरने में जो असमर्थता है उसे तो हल नहीं करता ना। हाँ, मतलब पेंशन देना तो बस एक बैंडेड की तरह है, जबकि असली इलाज तो उस मानवीय स्पर्श में है जो सामुदायिक देखभाल से मिलता है। तो इसका असल मतलब क्या है?
हम इसे कैसे सुधार सकते हैं? देखिए, समाधान हमारे पास ही है। NRLM के तहत जो हमारे पास 102 मिलियन स्वयं सहायता समूह या SHG महिलाओं का नेटवर्क है, हम उनका उपयोग स्थानीय केयर कोऑर्डिनेटर के रूप में कर सकते हैं। इसके बहुत सफल मॉडल पहले से मौजूद हैं, जैसे पुणे का वृद्ध मित्र और केरल का कुटुंबश्री मॉडल। अच्छा, तो हम SHG का इस्तेमाल कर सकते हैं? हाँ, इस मौजूदा नेटवर्क का उपयोग करके हम इस एजिंग पॉपुलेशन की चुनौती को सामाजिक न्याय के एक बहुत बड़े अवसर में बदल सकते हैं। इससे बुजुर्गों को केयर मिलेगी और महिलाओं को रोजगार। वाह, ये तो एक तीर से दो निशाने वाली बात हो गई। और देखिए, जैसे समाज को मजबूत केयर नेटवर्क की जरूरत है, वैसे ही देश को एक मजबूत आर्थिक वास्तुकला की भी जरूरत है। बिल्कुल। और यहाँ डोजियर की स्लाइड 8 और 9 में जो कृषि और डिजिटल अर्थव्यवस्था के आंकड़े हैं, वो बहुत सरप्राइजिंग हैं। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि 2024-25 में बागवानी यानी हॉर्टिकल्चर का उत्पादन 362 मिलियन मीट्रिक टन हो गया है, जिसने खाद्यान्न को पीछे छोड़ दिया है। ये हमारी उस पारंपरिक सोच को पूरी तरह बदल देता है, जहां हम कृषि का मतलब सिर्फ अनाज उगाना समझते थे। हाँ, गेहूं और चावल बस। बिल्कुल। और हमारा कृषि निर्यात भी 51.1 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। और ये जो बदलाव है, ये PM किसान और ई-नाम जैसी एग्री गवर्नेंस नीतियों का नतीजा है। ई-नाम से तो मंडियों का पूरा स्वरूप ही बदल गया है। जी, और ये जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की सफलता है, ये सिर्फ कृषि तक सीमित नहीं है। अगर आप जेम पोर्टल यानी गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस को देखें, तो उसका ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू 18.4 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। बाप रे! और इसमें MSE मतलब माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस की 47% हिस्सेदारी है। हाँ, और वोमनिया पहल के जरिए महिला नेतृत्व वाले MSE ने 28,000 करोड़ रुपए की भागीदारी की है। ये तो बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है। लेकिन इसमें जो सबसे क्रांतिकारी चीज है, वो है AI और मशीन लर्निंग का इंटीग्रेशन। AI का कैसे इस्तेमाल हो रहा है इसमें? मान लीजिए कुछ सप्लायर्स मिलकर टेंडर की कीमत बढ़ा रहे हैं, जिसे कार्टलाइजेशन कहते हैं। हाँ। जेम का AI सिस्टम ऑटोमेटिकली डेटा एनालाइज करके इस विसंगति को पकड़ लेता है। वो बिड हेल्थ स्कोर जनरेट करता है। वाओ! मतलब टेक्नोलॉजी और सटीक शासन मिलकर हमारे कृषि और स्टार्टअप दोनों इकोसिस्टम को मजबूत कर रहे हैं। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है हमारी घरेलू अर्थव्यवस्था के लिए। लेकिन हमारी घरेलू अर्थव्यवस्था चाहे कितनी भी मजबूत क्यों न हो, वो दुनिया में हो रहे बदलावों से पूरी तरह अछूती नहीं रह सकती, है ना? एकदम सही बात है। और यहीं हम स्टैगफ्लेशन और जो डोजियर में मॉर्बी संकट का जिक्र है, उस पर आते हैं। स्टैगफ्लेशन को टॉक्सिक ट्रायड कहा जाता है, जहां विकास रुक जाता है, बेरोजगारी बढ़ जाती है और महंगाई भी बहुत ज्यादा होती है। जी, और ये किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए सबसे खतरनाक स्थिति है। ये मुख्य रूप से नेगेटिव सप्लाई शॉक के कारण होता है। मतलब मांग तो है पर सामान नहीं है। हाँ, और ये एक ऐसा पॉलिसी ट्रैप है जहां मौद्रिक नीतियां फेल हो जाती हैं। आमतौर पर जब महंगाई बढ़ती है तो रिजर्व बैंक ब्याज दरें बढ़ा देता है। राइट। लेकिन स्टैगफ्लेशन में अगर आपने ब्याज दरें बढ़ाई तो कंपनियों के लिए लोन महंगा हो जाएगा और जो थोड़ा बहुत विकास हो रहा है वो भी रुक जाएगा। मतलब आगे कुआं पीछे खाई। बिल्कुल। और इसका सबसे जीवंत उदाहरण हमें गुजरात के मोरबी सिरेमिक क्लस्टर में देखने को मिला। ये अद्भुत है, मतलब डराने वाला है कि कैसे मध्य पूर्व में ईरान इजराइल का जो संघर्ष हुआ उसकी वजह से हॉर्मुज जलडमरू मध्य बंद हुआ और भारत में आने वाला सस्ता प्रोपेन LPG का आयात रुक गया। और इसका सीधा असर कहाँ पड़ा? मोरबी पर। हाँ, जो भारत के टाइल उद्योग का 90% हिस्सा है। 75,000 करोड़ का ये क्लस्टर अचानक ईंधन की कमी का सामना करने लगा और उन्हें मजबूरी में बहुत महंगी PNG गैस का इस्तेमाल करना पड़ा। राइट? हाँ, और जब उत्पादन लागत इतनी ज्यादा बढ़ गई तो फैक्ट्रियां बंद होने लगीं, स्थानीय स्तर पर नौकरियां गईं और टाइल्स की कीमतें भी बढ़ गईं। यही तो स्टैगफ्लेशन है जमीनी स्तर पर। बिल्कुल। और इस विशेष स्थिति में रिजर्व बैंक द्वारा ब्याज दरें बढ़ाने से मोरबी के व्यापारियों को कोई मदद नहीं मिलेगी। क्योंकि ये डिमांड शॉक नहीं बल्कि सप्लाई शॉक है। एकदम सही। ये मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। हम PFBR यानी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की क्रिटिकलिटी और नए शांति एक्ट 2025 की बात कर रहे हैं। राइट। इस रिएक्टर के कॉन्सेप्ट को अगर सिंपल भाषा में समझाना हो तो मैं इसकी तुलना एक ऐसी जादुई कार से करूंगी जो चलते वक्त जितना फ्यूल जलाती है
उससे कहीं ज्यादा नया फ्यूल अपने आप पैदा कर लेती है। जादुई कार वाली एनालॉजी विजुअलाइज करने के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन इसमें एक कैच है। रिएक्टर असल में किसी जादू से फ्यूल नहीं बनाता। इसके पीछे एक ट्रांसम्यूटेशन की बहुत ही कॉम्प्लेक्स न्यूक्लियर फिजिक्स काम कर रही है। अच्छा, तो ये ट्रांसम्यूटेशन एग्जैक्टली काम कैसे करता है? देखिए, इस रिएक्टर के कोर में मॉक्स फ्यूल होता है, यानी यूरेनियम और प्लूटोनियम का मिक्स्ड ऑक्साइड। इस एक्टिव कोर के चारों तरफ U-238 आइसोटोप का एक ब्लैंकेट, या आप कह लीजिए मोटा आवरण, लपेटा जाता है। ओके। जब कोर के अंदर न्यूक्लियर रिएक्शन होता है तो वहां से न्यूट्रॉन्स बहुत तेज स्पीड से निकलते हैं। ये न्यूट्रॉन्स उस U-238 के ब्लैंकेट से टकराते हैं और एक केमिकल चेंज ट्रिगर करते हैं। इससे वो U-238 प्लूटोनियम 239 में बदल जाता है। ओह वाओ, तो यानी फ्यूल जलने के प्रोसेस में ही नया फ्यूल बन रहा है। एग्जैक्टली यही वो प्रोसेस है जहां रिएक्टर अपनी खपत से ज्यादा नया फ्यूल ब्रीड कर रहा है। और क्योंकि इस फास्ट न्यूट्रॉन रिएक्शन में भयंकर गर्मी पैदा होती है, उसको कंट्रोल करने के लिए पानी की जगह लिक्विड सोडियम कूलेंट का इस्तेमाल होता है। लिक्विड सोडियम ही क्यों? क्योंकि ये हीट को वाटर के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा तेजी से ट्रांसफर करता है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस टेक्नोलॉजी को बड़े पैमाने पर लाने के लिए ही शांति एक्ट 2025 लाया गया। हाँ, और इस एक्ट ने तो सीधे 1962 के हिस्टोरिकल एटॉमिक एनर्जी एक्ट को ही रिप्लेस कर दिया ना? बिल्कुल। अब न्यूक्लियर सेक्टर में प्राइवेट और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को भी ग्रीन सिग्नल मिल गया है। सरकार का टारगेट 2047 तक 100 गीगावाट न्यूक्लियर एनर्जी पैदा करना है। ये एक बड़ा टारगेट है, लेकिन मुझे यहाँ SMRS यानी स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स के लिए जो डेडिकेटेड फंडिंग रखी गई है, उसका लॉजिक थोड़ा समझ नहीं आ रहा। ये मॉड्यूलर होना इतना बड़ा गेम चेंजर कैसे है? मॉड्यूलर होने का सीधा सा मतलब है कि इन छोटे रिएक्टर्स के पार्ट्स किसी फैक्ट्री में असेंबली लाइन पर बनाए जा सकते हैं और फिर उन्हें ट्रक्स के जरिए साइट पर ले जाकर जोड़ा जा सकता है। अच्छा, तो इन्हें स्क्रैच से साइट पर बनाने की जरूरत नहीं है। सही पकड़ा। ट्रेडिशनल न्यूक्लियर प्लांट्स बनाने में कई दशक लग जाते हैं और उनका शुरुआती कैपिटल कॉस्ट इतना बड़ा होता है कि कोई प्राइवेट कंपनी रिस्क नहीं लेना चाहती। शांति एक्ट भारत की एनर्जी पॉलिसी में एक बहुत बड़ा प्रैग्मैटिक शिफ्ट है। राइट, क्योंकि 1962 के दौर में सिक्योरिटी रीजन से न्यूक्लियर एनर्जी पर सरकार का मोनोपोली जरूरी था। लेकिन आज अगर 100 गीगावाट चाहिए तो प्राइवेट फंडिंग जरूरी है। बिल्कुल सही। अब देखिए, हम अपनी एनर्जी नीड्स को तो एडवांस टेक्नोलॉजी से सुलझा रहे हैं, लेकिन हमारी आधुनिक लाइफस्टाइल जो कचरा पैदा कर रही है, उसका क्या? हाँ, वहाँ तो हम अभी भी पिछले दशक में ही अटके हैं। अगर हम प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2026 को देखें तो EPR यानी एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत रूल्स तो बहुत स्ट्रिक्ट बनाए गए हैं, लेकिन मुझे इस पॉलिसी के डिजाइन में ही एक बहुत बड़ा लूपहोल नजर आता है। आप उस 3 साल के कैरी फॉरवर्ड लूपहोल की बात कर रहे हैं? एग्जैक्टली। ये कैरी फॉरवर्ड लूपहोल तो ऐसा है जैसे किसी को वजन कम करने के लिए एक स्ट्रिक्ट डाइट प्लान देना और फिर कहना कि आप अगले 3 साल तक रोज चीट डे मना सकते हैं, हिसाब बाद में कर लेंगे। ये बहुत ही सटीक एनालॉजी है ना? आप टारगेट्स देखिए। रिजिड प्लास्टिक के लिए 2025-26 में 30% रिसाइकलिंग का टारगेट है, जो 28-29 तक 60% हो जाएगा। फ्लेक्सिबल प्लास्टिक के लिए ये 10 से 20% होना है। लेकिन इस 3 साल की छूट ने हर कंपनी को रिलैक्स कर दिया है। ये क्लासिक एग्जाम्पल है जहां पॉलिसी इंटेंट, कॉर्पोरेट लॉबिंग और ग्राउंड रियलिटी आपस में टकराकर फेल हो जाते हैं। और इससे भी बड़ा एक गवर्नेंस फेलियर है करीब 6 लाख से ज्यादा फेक EPR सर्टिफिकेट्स का फ्रॉड। 6 लाख? जी, ये तो पूरे सिस्टम का मजाक है। बिल्कुल। सिस्टम ये था कि जो कंपनीज टारगेट पूरा कर लें, वो अपने एक्स्ट्रा क्रेडिट्स पिछड़ने वाली कंपनीज को बेच सकें। लेकिन जब ऑडिटिंग वीक हो तो पेपर पर फेक रिसाइकलिंग दिखाकर सर्टिफिकेट्स बेचे जाने लगे। इससे EPR का बेसिक लॉजिक ही कॉम्प्रोमाइज हो गया। और इसमें सबसे ज्यादा शॉकिंग फैक्ट ये है कि फूड और बेवरेज सेक्टर को इन रूल से पूरी तरह छूट दे दी गई है, जबकि सबसे ज्यादा प्लास्टिक वेस्ट वही पैदा करते हैं। हाँ, जब आप सबसे बड़े पोल्यूटर्स को ही छूट दे देंगे तो पॉलिसी का असर जीरो हो जाएगा। आज हमारे देश में 4.13 मिलियन टन प्लास्टिक कचरा निकल रहा है। और इसी ढील का नतीजा है कि 84% जगहों पर आज भी बैन सिंगल यूज प्लास्टिक्स यानी SUPs धड़ल्ले से यूज हो रहे हैं। पॉलिसी इवैल्यूएशन हिसाब से स्टूडेंट्स को ये नीति बनाम वास्तविकता वाला एंगल आंसर राइटिंग में जरूर यूज करना चाहिए। डेफिनेटली। अब देखिए, जैसे आधुनिक कचरा आज हमारे एनवायरनमेंट पर निशान छोड़ रहा है, वैसे ही हजारों साल पहले प्राचीन इंसानों की फसलों ने भी मिट्टी में अपने निशान छोड़े थे। हाँ, और ये हमें एक बहुत ही शानदार हिस्टोरिकल डिस्कवरी की तरफ ले जाता है।
बर्बल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोसाइंसेज यानी BSIP ने होलोसीन युग के मध्य गंगा के मैदानों में ग्रास पोलन्स यानी घास के परागकणों को डिकोड किया है। सो इस सब का असल मतलब क्या है? मेरा मतलब है यूपीएससी के छात्रों को इन माइक्रोस्कोपिक पराग कणों के साइज से क्या लेना देना। इनका सीधा कनेक्शन हमारी हिस्ट्री की समझ से है। रिसर्चर्स ने एक पेयर बायोमेट्रिक थ्रेशोल्ड सेट किया है। उन्होंने देखा कि जिन अनाजों की इंसान खेती करते थे, जैसे गेहूं, चावल, जौ, उनके पराग कणों का ग्रेन डायमीटर 46 माइक्रोमीटर से बड़ा होता है। और इसका जो एन्युअल साइज है वो भी 9 माइक्रोमीटर से बड़ा होता है, राइट? बिल्कुल। इसके ऑपोजिट जो वाइल्ड ग्रास यानी जंगली घास होती है, उसके पॉलन ग्रेन्स हमेशा इस 46 और 9 माइक्रोमीटर के थ्रेशोल्ड से छोटे ही होते हैं। लेकिन ऐसा क्यों? क्या ये बस एक इत्तेफाक है? नहीं, ये ह्यूमन सिलेक्शन और सेलेक्टिव ब्रीडिंग का नतीजा है। हजारों साल तक सबसे बढ़िया और बड़े बीज चुनकर बोने से नेचुरली उनका साइज बड़ा हो गया। हालांकि इसमें एक बड़ा बायोलॉजिकल एक्सेप्शन भी है। ओह, वो क्या है? बाजरा यानी पर्ल मिलेट। खेती के बावजूद बाजरा जेनेटिकली अपने पराग कणों को छोटा ही रखता है। वाओ, ये इंटरेस्टिंग है। इस डिस्कवरी का सबसे बड़ा इम्पैक्ट तो ये है ना कि अब भारत को अपनी प्राचीन कृषि को ट्रैक करने के लिए किसी यूरोपियन डेटाबेस पर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। सही पकड़ा। ये हमारा अपना स्वदेशी बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट है। और जैसे जमीन पर हमें ये निशान मिले हैं, वैसे ही समंदर में भी एक चिपचिपा फिंगरप्रिंट तैर रहा है, जो हमारी कोस्टलाइन के लिए एक भारी संकट बन चुका है। हाँ, हम टारबॉल्स की बात कर रहे हैं। इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैं वही टॉक्सिक चॉकलेट ट्रफल्स वाली एनालॉजी यूज करूंगी। ये ऐसे चॉकलेट ट्रफल्स हैं जो पूरी मरीन इकोलॉजी के लिए जहर है। ये एनालॉजी इनके बनने के प्रोसेस पर बिल्कुल सटीक बैठती है। ये सब ऑयल स्पिलेज यानी कच्चे तेल के रिसाव से शुरू होता है। जब तेल समुद्र में गिरता है तो सबसे पहले वेदरिंग होती है, यानी तेल के हल्के हिस्से हवा और धूप से उड़ जाते हैं। एग्जैक्टली। फिर होता है इमल्सिफिकेशन। समंदर की लहरें एक बड़े मिक्सर की तरह इस भारी तेल को पानी के साथ मत देती हैं, जिससे एक गाढ़ा मूस बन जाता है। और फिर फाइनल स्टेज में ये हार्डनिंग प्रोसेस से गुजरता है, जहां ये मूस छोटे छोटे डेंस गोलों में बदल जाता है। इन्हें ही हम टारबॉल्स कहते हैं। सही कहा। इनमें आस्फल्टेन, निकल और वेनेडियम जैसे हैवी मेटल्स होते हैं। अगर हम इसे बिगर पिक्चर से जोड़ें तो इसका सबसे बड़ा खतरा इसका सीजनल पैटर्न है। हाँ, ये पूरे साल नहीं दिखते। अप्रैल से सितंबर के बीच जब साउथ वेस्टर्ली हवाएं जोर पकड़ती हैं, तो वो इन टारबॉल्स को सीधे भारत के पश्चिमी तट यानी वेस्टर्न कोस्ट की तरफ ढकेल देती हैं। और इसी वजह से मॉनसून के आसपास गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटका के बीचेस इन काले गोलों से भर जाते हैं। ये कोस्टल एनवायरनमेंट के लिए एक बड़ा खतरा है। खैर, कोस्टल खतरों से निकलकर अब सीधा चलते हैं नॉर्थ इंडिया के पहाड़ों की तरफ, जहां एनवायरनमेंट का एक अलग ही ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। आप कश्मीर के केसर और सही यानी पॉक्यूपाइन के कॉन्फ्लिक्ट की बात कर रही हैं। हाँ, और यहाँ मामला सच में बहुत दिलचस्प हो जाता है। एक लीस्ट कंसर्न कैटेगरी का जानवर दुनिया के सबसे महंगे मसालों को तबाह कर रहा है। ये कॉन्फ्लिक्ट एग्रीकल्चर और कंजर्वेशन के बीच का टेंशन पॉइंट है। ये जो इंडियन क्रेस्टेड पॉक्यूपाइन है, ये 11 से 18 किलो का एक नॉक्टर्नल जानवर है, रात में निकलता है। और इसके आगे के दांत यानी इंसाइजर्स इतने मजबूत होते हैं कि ये जमीन में काफी अंदर तक खुदाई कर लेता है। लेकिन कश्मीर का केसर, जिसको जीआई टैग मिला हुआ है, वो तो पैम्पोर की खास करेवा मिट्टी में उगता है ना। हाँ, और सोचिए 1 किलो केसर के लिए लगभग 1.5 लाख फूलों को हाथ से चुनना पड़ता है। इसकी केमिकल प्रोफाइल बहुत खास है। केसर का लाल रंग क्रोसिन से आता है, कड़वा स्वाद पिक्रोक्रोसिन से, और उसकी खुशबू सैफ्रनल से, राइट? बिल्कुल। प्रीलिम्स के लिए स्टूडेंट्स को ये केमिकल्स याद रखने चाहिए। अभी सही, इन फूलों को नहीं खाता, बल्कि जमीन के अंदर जो उसकी जड़ें होती हैं, जिन्हें कॉम्स कहते हैं, उन्हें टारगेट करता है। यानी वो पूरी फसल को जड़ से ही खत्म कर देता है। और प्रॉब्लम ये है कि IUCN लिस्ट में ये लीस्ट कंसर्न है, तो किसानों के लिए इसे मारना या रोकना लीगली बहुत मुश्किल है। सही बात है। अब इस जानवर की बायोलॉजी से आगे बढ़ते हुए हम अपने अगले सेगमेंट साइंस और स्पीशीज इंटेलिजेंस ब्रीफ्स की तरफ चलते हैं। इसमें 3 बिल्कुल अलग टॉपिक्स हैं: मिशन MIT, मीजल्स का प्रकोप और बंगाल फ्लोरिकन पक्षी। अब एक UPSC एस्पिरेंट इन तीनों को एक साथ दिमाग में कैसे याद रखें? इन्हें याद रखने का बेस्ट तरीका है इनमें एक्सट्रीम एनवायरनमेंट वाला कॉमन थ्रेड ढूंढना। जैसे मिशन मित्रा को देखें।
ISRO और इंडियन एयरफोर्स का ये हाई एल्टीट्यूड टेस्ट लेह में 3500 मीटर की ऊंचाई पर हो रहा है। ओ, तो क्या ये गगनयान के एस्ट्रोनॉट्स के लिए ट्रेनिंग है? एक तरह से हाँ, वहाँ हाइपोक्सिया यानी ऑक्सीजन की कमी, कड़ी ठंड और आइसोलेशन को सिमुलेट किया जाता है ताकि क्रू की बिहेवियरल डायनामिक्स और मेंटल हेल्थ को टेस्ट किया जा सके। समझ गए। और मीजल्स यानी खसरा का सर्वाइवल ट्रिक क्या है? मीजल्स एक पैरामिक्सोवायरस या मोरबिली वीरस है। ये हवा से बहुत तेजी से फैलता है। बांग्लादेश में इसका भयंकर आउटब्रेक देखा गया है। इससे बचने के लिए MMR या MMRV वैक्सीन जरूरी है। और मैं पढ़ रही थी कि ट्रीटमेंट के दौरान विटामिन ए का सप्लीमेंट देना बहुत क्रिटिकल होता है इसमें। हाँ, क्योंकि ये वायरस बॉडी से विटामिन ए तेजी से खत्म करता है। और तीसरा नाम है बंगाल फ्लोरिकन, जो अपने एक्सट्रीम सर्वाइवल के लिए लड़ रहा है। इसका IUCN स्टेटस क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। ये पक्षी तो अपने लेकिंग बिहेवियर के लिए फेमस है ना, जिसमें नर पक्षी मादा को अट्रैक्ट करने के लिए लंबी छलांगे लगाता है। बिल्कुल, ये तराई और ब्रह्मपुत्रा के मैदानों की ग्रासलैंड इंडिकेटर स्पीशीज है। अब स्पेस और स्पीशीज से निकलकर जमीन पर आते हैं, यानी हमारी राजधानी दिल्ली की नई TOD पॉलिसी पर। दिल्ली ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट पॉलिसी 2026। इसको समझाने के लिए मैं मोतियों की माला का उदाहरण दूंगी। पुरानी पॉलिसी में अलग अलग बड़े मोती या नोड्स थे, लेकिन नई पॉलिसी में पूरा धागा यानी कॉरिडोर ही विकास का केंद्र बन गया है। बहुत ही सटीक एनालॉजी है। नई पॉलिसी में पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे मेट्रो के 500 मीटर के रेडियस में एक जोन ऑफ इन्फ्लुएंस बनाया जाएगा। और इसमें अफोर्डेबल हाउसिंग का भी बड़ा एंगल है ना? हाँ, इस जोन में 65% रेजिडेंशियल एलोकेशन स्पेसिफिकली अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए होगा, जिनका साइज 99 स्क्वायर मीटर से कम हो। पुरानी पॉलिसी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो रेड टेप और रेड टैपिज्म की थी। बहुत मल्टी एजेंसी अप्रूवल्स लेने पड़ते थे। सही कहा। नई पॉलिसी में इसे सिंगल विंडो सिस्टम कर दिया गया है। मिनिमम प्लॉट साइज 8 हेक्टेयर से घटाकर सिर्फ 2000 स्क्वायर मीटर कर दिया है और यूनिफाइड TOD चार्ज लाया गया है। ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का बढ़िया एग्जाम्पल है। अब शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने के बाद रुख करते हैं देश की सीमाओं की तरफ, जहां BRO का प्रोजेक्ट चेतक फोकस में है। इन्होंने अभी अपना 47th रेजिंग डे मनाया। लेकिन मुझे ये DCB वाला पार्ट बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। डिच कम बंड। हाँ, ये सुनने में किसी मिडिल एजेस के किले की खाई जैसा लगता है। देखिए, ये प्रोजेक्ट मेनली वेस्टर्न बॉर्डर्स, पंजाब, राजस्थान और गुजरात पर फोकस करता है। 4000 किलोमीटर का रोड नेटवर्क अब PM गति शक्ति से इंटीग्रेट हो गया है और DCB इसी का एक हिस्सा है। तो ये थार डेजर्ट में एग्जैक्टली काम कैसे करता है? थार का इलाका खुला और रेतीला है, वहां कोई नेचुरल बैरियर नहीं है। तो BRO ने 214 किलोमीटर लंबा DCB बनाया है। इसमें एक तरफ गहरी खाई होती है और दूसरी तरफ ऊंचा बांध। अच्छा, ताकि कोई टैंक या आर्मर्ड व्हीकल आसानी से क्रॉस ना कर सके। एग्जैक्टली। ये एंटी इन्फिल्ट्रेशन और डिफेंस मैकेनिज्म है। अब नेशनल बॉर्डर से ग्लोबल बॉर्डर्स की बात करते हैं, जियोपॉलिटिक्स और मैपिंग। UPSC के छात्रों को मैप्स रटने में बड़ी परेशानी होती है। क्या सच में UAE के नमक के मैदानों का नाम याद रखना जरूरी है? अगर आप इसे विजुअल मैप की तरह देखें तो आसान है। UAE के नॉर्थ में पर्शियन गल्फ है, कोस्ट पर सबखा मिलेंगे जो सॉल्ट फ्लैट्स होते हैं, साउथ में रुब्बल खाली यानी एम्प्टी क्वार्टर डेजर्ट है और ईस्ट में अल हजार माउंटेन्स। ओके, इस तरह से विजुअलाइज करना बेटर है। और अगर यूरोप देखें तो वहाँ नेटो का एक्सपेंशन लगातार चल रहा है। हाँ, नेटो में अब 32 मेंबर्स हो गए हैं। 2023 में फिनलैंड और 2024 में स्वीडन जोड़ा गया। इनका मेन बेस आर्टिकल 5 यानी कलेक्टिव डिफेंस है और कमांड स्ट्रक्चर शेप कहलाता है। इनके मिलिट्री अलायंस के बिल्कुल ऑपोजिट है भारत का इंडिया UN पार्टनरशिप फंड, जहां हमने $150 मिलियन का कमिटमेंट किया है। ये भारत की सॉफ्ट पावर और साउथ साउथ कोऑपरेशन का क्लासिक एग्जाम्पल है। हम UNSCC के थ्रू डेवलपिंग नेशंस में SDGs अचीव करने में मदद कर रहे हैं। सही बात है। भारत की इस मजबूत ग्लोबल कूटनीति की नींव उन महान नेताओं ने रखी थी जिन्होंने आजाद भारत को आकार दिया। और इसी के साथ हम अपने आखिरी सेगमेंट लेगेसी प्रोफाइल पर आते हैं, बाबू जगजीवन राम, जिन्हें बाबूजी भी कहा जाता था। बहुत से स्टूडेंट्स उन्हें सिर्फ एक दलित लीडर के रूप में देखते हैं, लेकिन वो एक सच्चे पॉलीमैथ पॉलिटिशियन थे। बिल्कुल। 1934 में उन्होंने ऑल इंडिया डिप्रेस क्लासेस लीग बनाई, लेकिन 1946 की इंटरिम गवर्नमेंट में वो सबसे कम उम्र के लेबर मिनिस्टर थे जिन्होंने मिनिमम वेजेस एक्ट लाया। और 1967 से 1970 तक वो एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे। उन्होंने ही ग्रीन रेवोल्यूशन को लीड किया और देश को शिप टू माउथ की स्थिति से निकाला। और जब 1971 में इंडो पाक वॉर हुआ, तब देश के डिफेंस मिनिस्टर भी वही थे,
भारत के इतिहास में लगातार 35 साल तक कैबिनेट मिनिस्टर रहने का रिकॉर्ड उन्हीं के पास है। और 1979 में वो डेप्यूटी पीएम भी बने। उनका प्रोफाइल सच में इंस्पायरिंग है। तो यूपीएससी एस्पिरेंट्स, आज हमने एक बहुत ही लंबा और डिटेल्ड सफर तय किया है। पीएफबीआर के न्यूक्लियर साइंस से लेकर कश्मीर के पॉक्यूपाइन तक और नाटो से लेकर बाबू जगजीवन राम की लेगेसी तक। इस पूरे डिस्कशन को रैप अप करते हुए मैं स्टूडेंट्स के लिए एक थॉट छोड़ना चाहूंगा। आज के इन सोर्सेज में एक अजीब सा पैराडॉक्स है। वो कैसे? देखिए, एक तरफ हम स्पेस में मिशन मित्रा और गगनयान भेज रहे हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर्स में एडवांस ट्रांसम्यूटेशन कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम जमीन पर फेक प्लास्टिक सर्टिफिकेट्स और सही जैसे जानवरों से कॉन्फ्लिक्ट में उलझे हैं। ये तो सच है। तो सोचिए, क्या हमारी आने वाली पॉलिसीज टेक्नोलॉजी की इस उड़ान और जमीनी हकीकत के इस गैप को कभी पाट पाएंगी? ये एक बहुत ही गहरा और जरूरी सवाल है। फ्यूचर के सिविल सर्वेंट्स होने के नाते एस्पिरेंट्स को इस पर जरूर सोचना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि कंपाउंड आईएएस लर्निंग का ये गहन विश्लेषण आपकी प्रेप में मददगार साबित होगा। अपना एनालिटिकल अप्रोच बनाए रखिए। हम आपसे अगले गहन विश्लेषण में जल्द ही मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।